गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करते हैं मुख्य रूप से वायुमंडल के संगठन के बारे में, यानी वायुमंडल मुख्य रूप से किन किन तत्वों से निर्मित है और वायुमंडल के संगठन में किस तत्व की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और कौन सा तत्व कितने प्रतिशत मात्रा में फैला हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वायुमंडल के संगठन। और जो वायुमंडल का जो संगठन है मुख्य रूप से ठोस पदार्थों से भी निर्मित है और तरल पदार्थों से भी निर्मित है और गैसीय पदार्थों से भी निर्मित है। ऐसा अपन मान सकते हैं कि वायुमंडल का जो संगठन है मुख्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्था से, ठोस, तरल और द्रव, तीनों अवस्था से निर्मित है। लेकिन है कितना, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वायुमंडल। यानी वायुमंडल अपन कहते किसे हैं, तो जो ये पृथ्वी के जो चारों ओर का जो वायु का जो आवरण है, इसी को अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और ये जो वायुमंडल है मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह से, इनमें जो वायु का जो अधिकांश जो मात्रा है वो निचली परत यानी अपन कह सकते हैं पृथ्वी की सतह के पास में पाई जाती है। जैसे जितने भी जो गैसें हैं, भारी गैसें हैं, वो भी आपके पृथ्वी की सतह के पास में मिलेगी, या अपन कह सकते हैं सौरमंडल में मिलेगी। तो इसका कारण क्या है, जितने भी जो भारी गैसें हैं या वायु का जो आवरण है वो आपको पृथ्वी की सतह के जो पास में ज़्यादातर अधिकांश मिलेगा। और इसी कारण यहाँ पर वायु उपस्थित होने के कारण यहाँ पर मनुष्य या अपन कह सकते हैं जीव जंतु या पेड़ पौधे यहीं पर है, इनका अस्तित्व पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी की सतह पर है। और वायु अधिकांश होने के कारण इसकी जो मात्रा है प्रतिशत में अपन बात करेंगे कि जो कितना प्रतिशत है, और वायुमंडल में और कौन कौन सी गैसें हैं, जल वाष्प का क्या महत्व है और धूल के कण उनका क्या महत्व है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल की संगठन के बारे में। तो वायुमंडल का जो संगठन है मुख्य रूप से वायुमंडल भू सतह से लेकर 10,000 किलोमीटर तक पाया जाता है। यानी कहीं पर भारी गैसें पाई जाती है, कहीं पर हल्की गैसें पाई जाती है। तो पृथ्वी की सतह से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का अस्तित्व है। अपन ने पिछली वीडियो में देखा कि वायुमंडल की संरचना में जो 5 परतें पाई जाती थी, सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, उनका भी जो सतह से लेकर आयन मंडल की जो आपके बाह्य मंडल की सबसे ज़्यादा ऊंचाई थी, तो मैंने आपको बताया था ये लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी वहाँ उसके बाद में तापमान बढ़ते ही जाता है, तो वहाँ पर भी वायु के क्या है, अपन कह सकते हैं वायु का अस्तित्व है। तो भू सतह से लेकर 10,000 किलोमीटर तक क्या है, आपका वायुमंडल का विस्तार है। फिर अपन बात करते हैं जो ये वायु है ना, वायुमंडल में ये रंगहीन, यानी इसका कोई कलर नहीं है। यह अपन कह सकते हैं स्वादहीन, इसका कोई स्वाद नहीं है, खारा है, मीठा है या चरका, ये कैसा भी नहीं है। फिर अपन बात करते हैं गंधहीन, इसकी न तो सुगंध आती है न दुर्गंध आती है। वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। फिर अपन बात करते हैं वायुमंडल के कुल आयतन का 97% है जो आपके 29 किलोमीटर में पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो फैक्ट है, यानी वायुमंडल के कुल आयतन का जो वायु है वो आपकी जितनी भी जो वायु है वो 29 किलोमीटर तक 97% वायु यहाँ पे पाई जाती है। वायुमंडल का अपन ऐसे कह सकते हैं वायुमंडल का जो अस्तित्व है वो लगभग यानी 29 किलोमीटर तक 97% वायु के अवशिष्ट पाई जाती है या वायु का अस्तित्व है। बाकी उससे ऊपर जो 32 किलोमीटर तक है वहाँ पे कुछ वायु है, अपन कह सकते हैं उनका भी अस्तित्व है। तो अधिकांश जो वायु का अस्तित्व है वो 29 किलोमीटर तक पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं वायुमंडल का संगठन। अब ये जो वायुमंडल है ये मुख्य रूप से किन तत्वों का बना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था पदार्थ की तीनों अवस्था, ठोस, तरल और द्रव अवस्था। अब ठोस में कौन कौन है और द्रव में कौन कौन, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं ठोस। ठोस जो आपके कण हैं इसमें आपको धूल के कण मिलेंगे, इसमें आपको नमक के कण मिलेंगे, इसमें आपको राख मिलेंगे, इसमें आपको जो कोहरा बनते बादल, इनके लिए जो ये अपन कह सकते हैं अन्य पदार्थ के जो कण होते हैं ये भी वायुमंडल में मिलते हैं। और इनकी एक मुख्य विशेषता है, ये जो कण हैं, धूल के कण है, राख के कण है, नमक के कण है, या अपन कह सकते हैं धुआं कण है या उल्का पिंड के जो कण हैं, तो ये जो क्या करते हैं, ये वायुमंडल में क्या करते हैं या वायुमंडल की परतों में ये विस्तृत करते हैं यानी फैलते रहते हैं। अपन ऐसे कह सकते हैं ये हवा में तैरते रहते हैं, निलंबित रहते हैं, हवा में तैरते रहते हैं, यानी इसे जो आपका वायुमंडल है इसमें ये तैरते रहता है। और धूल के कणों को अपन आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
आपको कभी पूछ ले आर्द्रता ग्राही नाभिक, ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, कई बार पूछा गया आर्द्रता ग्राही नाभिक का क्या है या कौन है। तो आपको ध्यान रखना जो ये कण है ना, धूल के कण, ये आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। अब कैसे करते हैं, जैसे देखो ये वायुमंडल है और वायुमंडल में कोई कण है ऐसे घूम रहा है वायुमंडल में, तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा भी पाई जाती है। और वायुमंडल में ये जैसे भी सूर्य की किरणें आएगी, ये इस प्रकार से यानी सूर्य की किरण आएगी, ये कण इसको क्या करते हैं, परिवर्तन और परावर्तन यानी प्रकीर्णन या परावर्तन का कार्य करते हैं। जैसे देखो, जैसे ये है धूल के कण, तो वायुमंडल में जो जल वाष्प है वो इस धूल के कण के चारों ओर क्या दे दे, यहाँ पे अवशेष के रूप में इसके पास में आ जाएगी। यानी कोई भी जो कण होगा धूल के कण, उनके चारों ओर जल वाष्प होती है, जल वाष्प होती है। दूसरी बात सूर्य की विकिरण जो भी आएगी, जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो इस नाभिक से परावर्तन या अपन कह सकते हैं प्रकीर्णन, यानी इससे या तो टकराएगी या यहाँ से प्रकीर्ण हो जाएगी, फैल जाएगी। तो ये जो सूर्य की किरणें है ये वापस क्या हो रही है, फैल रही है। ये क्या हो रही है, फैल रही है, इस कण से टकरा कर क्या हो रही है, फैल रही है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, प्रकीर्ण कहते हैं। कुछ तरंगे यहाँ से इससे टकराएगी और वापस जाएगी, परावर्तन होगी, और कुछ यहाँ से विसरित हो जाएगी, विकिरित हो जाएगी या फैल जाएगी। तो इसी कारण इसे अपन आर्द्रता ग्राही नाभिक कहते हैं। और आर्द्रता ग्राही नाभिक का मुख्य रूप से जो वायुमंडल में क्या रोल है, जैसे अपन देखते हैं इंद्रधनुष का रंग या इंद्रधनुष का बनना, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य जब अस्त होता है और उदय होता है तो वहाँ पे आपको लाल रंग दिखाई देगा, हल्का लाल रंग, सुबह और शाम के समय। तो ये किसके कारण होता है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। और ये प्रकीर्णन किन के कारण हो रहा है, ये इस कण के कारण हो रहा है, धूल के कण के कारण। और इसी धूल के कण को ही अपन क्या कहते हैं, आर्द्रता ग्राही नाभिक कहते हैं। कोई किरणें सूर्य से आने वाली जो किरणें होगी वो कहीं ना कहीं से वायुमंडल में तो टकराएगी, परावर्तन होगी। तो परावर्तन होने के कारण ही वो क्या फैल जाती है, उनसे आने वाली जो किरणें या परिवर्तित हो जाती है, तो उसके कारण प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन के कारण ही आपको जो इंद्रधनुष का बनना है, या अपन कह सकते हैं सुबह और शाम के सूर्यास्त का जो कलर है या रंग है, वो आपको इस प्रकार का दिखना है। ये सारी की सारी घटना किन कारण हो रही है, धूल के कणों के कारण। तो धूल के कण हैं, नमक के कण हैं, अपन कह सकते हैं राख हैं, धुआं के कण हैं, या अपन कह सकते हैं जो आपके उल्कापिंड के कण होता है, इनका मुख्य रोल ये होता है। क्या होता है, आर्द्रता ग्राही नाभिक का रोल, या अपन इस प्रकार के। तो पहली बात तो इनसे जो सूर्य की किरणों का परिवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है। और दूसरी बात, इन परावर्तन होने के कारण यहाँ पे इनको अपन कह सकते हैं परावर्तन के कारण ही जो प्रकीर्ण होता है सूर्य के प्रकाश का, किरणों का प्रकीर्ण होता है, उसके कारण जो सूर्य अस्त और सूर्य उदय के कारण, या अपन कह सकते हैं इंद्रधनुष का बनना, ये सभी घटनाएं इन धूल के कणों के कारण होती हैं। तो सबसे पहला बात है धूल के कण, और धूल के कण का होना भी अति आवश्यक है। और धूल के कण वायुमंडल के निचले जो स्रोत मंडल है वहाँ पे अधिक पाए जाते हैं। और दूसरी बात, भूमध्य रेखा के ऊपर धूल के कण अधिक पाए जाते हैं, और ध्रुवों पर इनके धूल के कणों की संख्या नगण्य होती है। क्योंकि जो ये जितनी भी जो घटनाएं होती है, जैसे वर्षा है, आंधी है, या अपन कह सकते हैं, तो ये जो कहाँ सर्वाधिक आएगी, भूमध्य रेखा के ऊपर। तो वायुमंडल में जब बारिश आएगी तो धूल के कण नीचे वाले इस मंडल में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है भूमध्य रेखा पर धूल कणों की मात्रा अधिक होती है और ध्रुवों पर धूल कणों की मात्रा कम होती है। तो ये धूल कणों के रूप में विशेष रूप से ये महत्व है धूल कणों। अब अपन बात करते हैं तरल पदार्थ। तरल पदार्थ में अपन बात करते हैं राख, जल वाष्प। तरल पदार्थ में अपन किसकी बात करेंगे, जल वाष्प। और जल वाष्प मुख्य रूप से अधिकांश जल वाष्प पृथ्वी से 2 किलोमीटर पर 50%, यानी वायुमंडल में जितनी जल वाष्प पाई जाती है उसका 50% जल वाष्प की मात्रा पृथ्वी की सतह से 2 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो ये आपको कभी प्रश्न पूछ सकता है फैक्चुअल में कि भाई जल वाष्प की 50% मात्रा कितने किलोमीटर पाई जाती है। या आपको दूसरा सवाल ये पूछ सकते हैं, पृथ्वी की सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की कितने प्रतिशत जो जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है। तो ध्यान रखना, आधी मात्रा तो 2 किलोमीटर में पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं इससे अधिक 8 किलोमीटर में,
8 किलोमीटर में बाकी आपकी जो 90% है, 90% है, ये आपकी जो जल वाष्प है यहाँ पे पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बाकी के 8 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर में 50% पाएगी। अगर अपन 0 से लेकर अपन 8 किलोमीटर तक आएंगे तो लगभग पीछे वाले जो 90% जो मात्रा है 90%, 0 से लेकर 8 किलोमीटर तक 90% मात्रा पाई जाएगी। यानी अपन ऐसा कह सकते हैं, यानी 6 किलोमीटर, 2 से आगे 3 से आगे 6, तो 6 किलोमीटर में फिर आपकी 40% जो मात्रा है जल वाष्प की वो पाई जाती है। तो ये अपन सीधा कह सकते हैं, या तो 2 किलोमीटर में 50% पाई जाती है, या 8 किलोमीटर तक लगभग वायुमंडल की 90% जो जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है। अब देखो, अब जल वाष्प का वायुमंडल में क्या रोल है। देखो, जल वाष्प की मात्रा भी आपके भूमध्य रेखा पे ज़्यादा होती है और ध्रुवों पे कम होती है। और जल वाष्प मुख्य रूप से एक कंबल की तरह कार्य करता है। जल वाष्प किसकी तरह कार्य करता है, आपको ध्यान रखना, जल वाष्प का एक तो ध्यान रखना कंबल की तरह कार्य करता है। और एक जल वाष्प है, इसका एक और कार्य है। देखो, अब कंबल की तरह कैसे कार्य करता है, जैसे सूर्य से जो किरणें आ रही है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा, उनको क्या कर लेती है, ये जल वाष्प अवशोषित कर लेती है। सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेती है, और जो पृथ्वी से परावर्तन होकर जो पार्थिव किरणें जाती हैं उनको अपने तक संजोए रखती है, यानी उनको भी अपने यहाँ तक संजोए रखती है। इस प्रकार ये क्या पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म होने देती है और ना ही अधिक ठंडा होने देती है। तो इस प्रकार से ये जो जल वाष्प है ये क्या करती है, धीरे धीरे ये एक कंबल के रूप में कार्य करती है। देख, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं इससे ना तो अधिक गर्म होने देती है और पृथ्वी से जाने वाली किरणों से न अधिक ठंडा होने देती है पृथ्वी को। इस प्रकार इसको अपन कंबल की तरह कार्य करती है जल वाष्प। दूसरी बात, मौसमी जो आपकी घटनाएं हैं उनका नियंत्रण का काम कौन करती है, जल वाष्प करती है। मौसमी दशाओं के नियंत्रण का काम मौसमी दशाओं के नियंत्रक के रूप में ये जल वाष्प काम करती है। तो ये 2 चीज़ मुख्य रूप से आपको ध्यान रखनी है, एक तो मौसमी दशाओं का नियंत्रण करने का काम करती है और दूसरा कंबल की तरह काम करती है। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि 2 किलोमीटर तक तो वायुमंडल की 50% जो जल वाष्प पाई जाती है, और उसके बाद में अगर 8 किलोमीटर की बात की जाए वायुमंडल में तो लगभग 90% जो जल वाष्प की मात्रा है 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। और जल वाष्प जो है ये वर्षण और वर्षा के द्वारा भी परिवर्तन होती है। जैसे जल वाष्प मुख्य रूप से देखो, एक तो जैसे जलीय भाग है, जितने भी महासागर है, नदियां हैं, झीलें हैं, जितने भी सागर है, तो इनसे वाष्पीकरण होके वायुमंडल में पहुंचेगी संघनन प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प, पहला कारण। और दूसरा, पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। एक तो वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण तो जल द्वारा होता है, बड़े बड़े सागर है, महासागर है, उनके द्वारा। और दूसरा, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो आपके पेड़ पौधों द्वारा होती है। और पेड़ पौधों द्वारा और नदियों या महासागरों के जल द्वारा जो वाष्पीकरण होता है, इनके कारण ये जो जल वाष्प की मात्रा है आपके वायुमंडल में पहुंचती है। जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो जल क्या करता है, जो जल के द्वारा उष्मा को संजोए रखता है। और जब वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है तो ये क्या करता है, उष्मा को अपने से हटा देता है, यानी अपन कह सकते हैं उष्मा इसमें के अंदर नहीं रखती है। इनसे जो मुक्त उष्मा होगी उसे अपन विशिष्ट या गुप्त उष्मा के रूप से भी जानते हैं। वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जो जल वाष्प की मात्रा के द्वारा जो उष्मा विसरित की जाती है या उत्सर्जित की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, मुख्य रूप से उसे अपन वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण के द्वारा जो ऊर्जा का बाहर आना, या अपन कहते हैं इनके रूप में इसे अपन गुप्त उष्मा या विशिष्ट उष्मा के रूप में भी अपन इसे जानते हैं। अब अपन बात करते हैं तीसरा, गैसीय पदार्थ, यानी वायुमंडल में ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो गैसों के द्वारा, यानी वायुमंडल की जो तीसरी संरचना अपन बात करते हैं कि भाई ठोस हो गया, तरल हो गया, अब गैस पदार्थ। तो वायुमंडल में मुख्य रूप से अधिकांश प्रकार के कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। जैसे अपन बात करते हैं स्थायी गैसें होती है, कुछ अस्थायी गैसें होती है, यानी स्थिर और अस्थिर। और कुछ गैसें भारी गैसें होती है और कुछ गैसें हल्की गैसें होती हैं, यानी वायुमंडल के मुख्य स्रोत के रूप में गैसों का अस्तित्व भी है। अब कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, देखो वायुमंडल में कई प्रकार की जो गैसें पाई जाती है उनमें देखो मुख्य रूप से जो गैसों का जो प्रतिशत है ये आपके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है। अब वायुमंडल में कई प्रकार की जो गैसें पाई जाती है उनमें अपन एकक गैसों के रूप में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यानी N2।
और देखो गैसीय अवस्था में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। पहली बात तो ये ध्यान रखना, आपको सीधा पूछ सकते हैं सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। और उनका प्रतिशत आपसे पूछ सकते हैं तो 78.08% मात्रा में पाया जाता है, यानी 78.08% ये आपको मिलेगा वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस। अब ये दूसरे काम, ये मृदा के तत्वों का यानी मिट्टी के तत्वों को ये पोषित करने का काम करती है, यानी मिट्टी के जो तत्व हैं उनको पोषक रूप में बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस का होना आवश्यक है। और नाइट्रोजन गैस ही जैव मंडल के लिए अति आवश्यक गैस के रूप में मानी जाती है, तो इसका होना आवश्यक है। दूसरी बात, नाइट्रोजन गैस जो पेड़ पौधों में पोषक तत्वों का काम करती है। दूसरी बात, ये जो गैस है इस गैस की मात्रा वायुमंडल में होना आवश्यक है। इस गैस के बिना आग पर नियंत्रण पाना कठिन है, यानी ये गैस नहीं होगी तो अपन आग पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। ये गैस वस्तुओं को जलने से बचाने का काम करती है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं और मृदा या पेड़ पौधों को आपको पोषक तत्व प्रदान करती हैं। और तीसरी बात, इस गैस के अभाव के कारण आग पर नियंत्रण पाना कठिन है, आग पर नियंत्रण पाना कठिन है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको नाइट्रोजन गैस के बारे में ध्यान रखना। और अगली बात अपन बात करेंगे दूसरी गैस, ये हो गई आपकी नाइट्रोजन। अब अपन बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, जिसको अपन O2 कहते हैं और वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है। और अब देखो जो ये नाइट्रोजन गैस है ना, ये शोभ मंडल के निचले वायु या अपन कह सकते हैं वायुमंडल के निचले स्तर में पाई जाती है, वायुमंडल के निचले मंडल में पाई जाती है। और ये गैस भारी गैस है, ये भी आपको ध्यान रखना, भारी गैस है। और भारी होने के साथ साथ में ये स्थिर गैस भी है, स्थायी गैस है, यानी अपन कैसे स्थिर अस्थिर गैस होते हैं, जिसमें स्थिर गैस है ये दोनों गैस। फिर अपन बात करते हैं O2 है आपकी वायुमंडल में 20.94%, इसको सीधा कह सकते हैं 20.94% जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो ऑक्सीजन गैस है। अब ऑक्सीजन गैस का वायुमंडल में क्या महत्व है, देखो ऑक्सीजन गैस मुख्य रूप से पेड़ पौधों द्वारा क्या की जाती है, उत्सर्जित की जाती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, मानव द्वारा जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तभी तो मानव के लिए जो ऑक्सीजन गैस है वो श्वसन के रूप में काम ली जाती है। तो पेड़ पौधे ग्रहण तो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मानव द्वारा छोड़ी जाती है, और ऑक्सीजन गैस का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं जो मानव के लिए उपयोगी है, पहली बात। और दूसरी बात है सबसे ज़्यादा वायुमंडल उपस्थित है। तीसरी बात, इसे ऑक्सीजन को ही अपन प्राण वायु कहते हैं, क्योंकि मानव के लिए अत्यावश्यक गैस कौन सी है, आपकी ऑक्सीजन, इसलिए इसे अपन प्राण वायु कहते हैं। तीसरी बात, ये औद्योगिक सभ्यता की धुरी मानी जाती है। औद्योगिक सभ्यता के लिए या उद्योगों के लिए जो गैस है जलाने का काम करती है वो ऑक्सीजन गैस है मुख्य रूप से, तो ये भी आपको ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन गैस है, जैसे ये जो पेड़ जो आपके समुद्री शैवाल पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अवशोषण करते हैं, और उनके बदले में ये ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं या ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन का मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं छोड़ने वाला काम एक तो पेड़ पौधे हो गए और दूसरा हो गए समुद्री शैवाल। ये जो शैवाल है ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तीसरी बात, अगली बात, जैसे अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन गैस एक रूप में जलाने में सहायक है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो मानव का रहना, श्वसन लेना वो बहुत ही कठिन हो जाता है। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे मानव श्वास लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, श्वसन प्रक्रिया में तकलीफ होती है, तो ये भी अपन बात करते हैं। फिर अपन बात करते हैं ऑक्सीजन जो गैस है ये भी वायुमंडल के निचले स्रोत या निचले स्तर या निचले मंडल में पाई जाती है, और ये गैस भी भारी गैस है, भारी होने के कारण, और ये गैस स्थायी गैस मानी जाती है। तो दो, नाइट्रोजन और आपके ऑक्सीजन दोनों भारी गैस हैं, दोनों स्थायी गैस है यानी स्थिर गैस है। अब अपन बात करते हैं तीसरी गैस, ऑर्गन गैस। तो ये जो गैस है ये ऑर्गन गैस है ना, ये हल्की गैस है और ये वायुमंडल के ऊपरी परतों में पाई जाती है, हल्की है, ये ऊपरी परतों में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसकी मात्रा है 0.93%,
यानी 0.93% मात्रा में पाई जाती है ऑर्गन गैस, इससे ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं। फिर अपन बात करते हैं चौथी जो गैस है आपकी CO2 जो गैस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट गैस है CO2, जिसकी मात्रा 0.036% मात्रा में पाई जाती है। अब देखो, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसका जो वायुमंडल के पृथ्वी के निचले स्रोत में सबसे ज़्यादा प्रभाव है। अब कैसे, इसका क्या क्या महत्व है, देखो ये जो आपकी CO2 ऑक्सीजन जो गैस है, ये मुख्य रूप से पृथ्वी पर नियंत्रित मात्रा में होना आवश्यक है। अगर नहीं होगी तो भी अच्छा नहीं है, और अधिक होना तो भी पृथ्वी के सभी जो पेड़ पौधे जीव जंतु उनके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इसकी सीमित मात्रा होना, नियंत्रित मात्रा होना पृथ्वी के लिए अच्छा है, या अपन कह सकते हैं। और ये भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी एक भारी गैस है जो निचले स्रोतों में पाई जाती है। और इस गैस के कारण, इस CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग, इसके अधिक होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की जो घटना होती है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, देखो सबसे पहली बात तो CO2 है, और ये जो गैस है, देखो ये पृथ्वी की सतह है, ये सतह, और ये आपका सूर्य हो गया, सन हो गया। अब सूर्य से जो आने वाली जो किरण है, जिसको अपन लघु विकिरण कहते हैं, लघु विकिरण, और ये बादल है, और ये देखो आपकी गैस है, ये अन्य गैसों का आवरण है, ये बादल है, बादल गैसों से ही बना। तो इससे जो विकिरण हो रही है वापस, जिसको अपन पार्थिव किरण कहते हैं, पार्थिव, या इसको अपन क्या कहते हैं, दीर्घ विकिरण कहते हैं, और लघु को क्या कहते हैं अपन, सौर्य विकिरण कहते हैं। सौर्य का मतलब सूर्य से आने वाली विकिरण है, और छोटी विकिरण, और दीर्घ विकिरण का मतलब, पार्थिव विकिरण का मतलब पृथ्वी से टकरा कर जाने वाली किरणों को पार्थिव या दीर्घ विकिरण कहते हैं। अब ये देखिए क्या, सूर्य से तरंगे आ तो रही है पृथ्वी पर, लेकिन यहाँ पे बादल है, यहाँ पे अन्य गैसें हैं, इस कारण ये जो गैस है CO2 की मात्रा, ये गैस वापस वायुमंडल से पार नहीं हो पाती है, जितनी आई उतनी पार नहीं हो पाती है, और ये वायुमंडल के निचले स्रोत में संग्रहित होती जाती है, एकत्रित होती जाती है। जब ये मात्रा अधिक हो जाएगी तो पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी की सतह का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी की सतह का क्या हो जाता है, ताप बढ़ जाता है। इसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई सारे जो हानिकारक प्रभाव है, जैसे अपन बात करते हैं, यानी बर्फ का बनना है, या अपन कह सकते हैं बाढ़ का आना है, या अपन कह सकते हैं जैसे जलवायु परिवर्तन है, या महासागरों का जो बर्फ है वो पिघल कर क्या हो रहा है, धीरे धीरे समुद्र के जल स्तर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इस कारण से अपन कह सकते हैं ये जो घटना है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं नियोन, हीलियम या ओजोन। ये जो गैस है, ये आपकी अक्रिय गैसों के रूप में, या हाइड्रोजन गैस है, ये सारी क्या है, अक्रिय गैसों के रूप में मानी जाती हैं। और ओजोन गैस है, इसका अपन मुख्य रूप से, ये जो आपकी ऊपर वाली जो चार गैस हैं, यानी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है और CO2, इनका तो आपको प्रतिशत भी याद रखना पड़ेगा, और इनका क्रम आपको हमेशा पूछा जाता है। फिर अपन बात करते हैं एक गैस आपकी जो महत्वपूर्ण है, वो है आपकी ओजोन गैस। और ओजोन गैस मुख्य रूप से ओजोन परत में पाई जाती है, O3। ये जो आपके समताप मंडल में पाई जाती है, ये सूर्य से आने वाली विकिरणों को यानी रोकने का काम करती है ओजोन परत। और इन्हीं के कारण, इसी परत जो ओजोन परत है, वहाँ ओजोन गैस पाई जाती है। इसी ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच के रूप में भी अपन जानते हैं। अपने पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ओजोन परत के बारे में बताया था। और एक और अपन बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ हीलियम और हाइड्रोजन, यहाँ एक गैस और है हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन और ये जो हीलियम गैस है, इसका जो मुख्य रूप से जो ये आपका सूर्य बना हुआ, ये सूर्य, इस सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व, यानी हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में सूर्य में उपस्थित है और हीलियम गैस दूसरे नंबर पे। तो अपन ये कह सकते हैं लगभग सूर्य का जो 97% जो संगठन है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से निर्मित है। तो ये भी अपन बात करते हैं। और ये जो सूर्य द्वारा जो ऊष्मा है वो नाभिकीय विघटन प्रक्रिया द्वारा यहाँ से ऊष्मा विकृत होती है। तो
तो आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से वायुमंडल का संगठन, और वायुमंडल के संगठन में अपने पढ़ लिया था मुख्य रूप से 3 जो तत्व है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक है आपका ठोस तत्व, दूसरा तरल तत्व जहां आपने जलवाष्प पढ़ा, और तीसरा है गैसीय तत्व। और गैसीय तत्वों में अपने इतने सारी जो गैसें पढ़ी, इनके बारे में जो विशेषताएं थी वो मैंने आपको सभी विशेषता बता दी। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।